स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है और इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब अगर हम इसको देख लें कि ये सेल के अंदर किस तरह से मौजूद होती है, तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक एनिमल सेल मौजूद है। इस एनिमल सेल के अंदर हमने एक पार्ट जो है उसको बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पे इस पार्ट को हम सर्कल कर लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक व्हाइट वाला पोर्शन है जो ये है, जो कि इसका साइटोप्लाज्म का हिस्सा है सेल के, और दूसरा हिस्सा ये यहाँ पे लाइट पर्पल कलर का दिखाया गया है जो कि यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो बड़ा करके हिस्सा दिखाया गया है पर्पल कलर का, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है जिसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसकी अपीयरेंस देखें तो वो रफ है, दानेदार है, और ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे से दाने मौजूद हैं जो सर्कुलर से हैं, ये क्या हैं? ये राइबोसोम्स हैं। और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो इसका फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म है सेल का, इसके अंदर भी कुछ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि फ्री हैं, यानी कि किसी चीज के साथ अटैच नहीं है। इसका मतलब है कि जो सेल है उसके अंदर राइबोसोम्स या तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या वो फ्रीली मौजूद होते हैं। और इन दोनों सूरतों में, या वो अटैच हों या वो फ्री हों, इनका काम क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। इस तरह से यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलर सी स्ट्रक्चर थी राइबोसोम की, ये यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी करके दिखाई है, और इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें से चीज बाहर आ रही है, ये क्या है? ये प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, इस राइबोसोम में, और ये क्या है? ये इसका काम है। अब अगर हम यही वाला जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको राइबोसोम को बड़ा करके देखें कि इसका साइज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हमारे सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। राइबोसोम को अगर हम एक यूनिट कंसीडर करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, ये इसके सब यूनिट्स हैं। अब ये जो सब यूनिट है, इसका एक तो लार्ज सब यूनिट है और दूसरा इसका स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम की अगर हम दोबारा से बात करें तो राइबोसोम का जो साइज होता है वो 20 नैनोमीटर होता है, यानी कि उसका डायमीटर 20 नैनोमीटर है, यानी कि काफी छोटा है, आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा। और अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन जो है वो इक्वल अमाउंट में मौजूद होती हैं, यानी कि दोनों जो है, जितनी आरएनए होगी उतनी ही प्रोटीन होगी। और क्योंकि आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इस राइबो न्यूक्लिक एसिड की बेस पे इसका एक और नेम है, और वो राइबोसोम का एक और नेम क्या है? इसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। राइबो न्यूक्लियो जो इस नेम में है वो इस आरएनए की वजह से, और प्रोटीन क्योंकि इसकी कंपोजिशन में प्रोटीन भी है, इसलिए हम इसे कह देते हैं कि ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर ये जो आरएनए है, हमें पता है आरएनए जो है वो 3 किस्म की होती है जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर जो आरएनए होती है वो होती है राइबोसोमल आरएनए, और आर जो है ये लिखा जाता है, राइबोसोमल आरएनए को शो करने के स्मॉल आर लिखा जाता है। राइबोसोमल इसलिए क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर है, इसलिए इस आरएनए का नाम राइबोसोमल आरएनए है। बाकी जो 2 आरएनए हैं उनमें से एक होती है एमआरएनए जो कि मैसेज लेकर आती है डीएनए से, और जो एक और होती है वो होती है टीआरएनए जो कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर करती है, जो कि हमने अपनी जो पहली वीडियोस हैं उनमें देखा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में मिलते हैं, तो इनकी जो कंट्रोल करता है इनकी अटैचमेंट को, वो मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है। यानी कि मैग्नीशियम आयन जो है ये कंट्रोल करता है इन दोनों की अटैचमेंट को, और मैग्नीशियम आयन की वजह से ये दोनों अटैच होते हैं और ये इस तरह का राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आम आंख से आपको नजर नहीं आता और बीमारियां फैलाता है, तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मौजूद होगा। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? प्लांट और एनिमल्स होते हैं, और उनके अंदर यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को देख लेते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो इसका स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 40S, और जो इसका लार्ज सब यूनिट होता है वो होता है 60S। और ये 40 और 60S ये आपस में मिल रहे हैं, और कंप्लीट राइबोसोम जो होता है वो 80S का होता है। इसमें से ये जो S है, ये है क्या? ये S जो है इसे कहा जाता
जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। यहाँ पे हम अपने सामने लिख लेते हैं, ये क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट को कहा जाता है। और स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट जो होता है इसका मतलब होता है कि ये वो यूनिट है जिसके जरिए हम इसका पता चलाते हैं कि इसका साइज कितना है। और वो साइज हमें पता चलाने के लिए ये यूनिट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और ये किस बेस पे काम करता है, ये सेडिमेंटेशन की बेस पे काम करता है। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, ट्यूब के अंदर जो है वो इसको डाला जाता है और ये तेजी से उसके अंदर मूव करता है। और कितनी तेजी से ये उसके बॉटम तक, उसके नीचे सेडिमेंट हो जाता है, नीचे पहुंचता है, उसको हम कहते हैं कि ये सेडिमेंटेशन रेट है। और ये सेडिमेंटेशन रेट को हम स्वेडबर्ग यूनिट में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बाद हम देख लें कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स किस तरह के होते हैं, तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दिखाया है। अब इस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s है। यहाँ पे जो था यूकैरियोट में वो बड़ा था, वो 60s था, लेकिन प्रोकैरियोट में वो 50s होता है। और इसका जो स्मॉल यूनिट होता है वो 30s होता है। और यूकैरियोट्स का यहाँ पे हमने पढ़ा था 40s है। इसका मतलब है कि ये जो राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो 50 और 30s से मिलकर बनता है। और ओवरऑल जो राइबोसोम बनता है वो 70s होता है। यानी कि जो यूकैरियोट के राइबोसोम है वो बड़ा है और जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो छोटा है। लेकिन ये छोटा हो या बड़ा हो, इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों प्रोटीन ही सिंथेसाइज करते हैं। अब अगर हम देख लें कि कैसे ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या बताया है, ये इसका लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, ये इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने राइबोसोम बनाया है। और ये इसके बीच में एक मैसेंजर आरएनए मौजूद है जो कि डीएनए से आ रही है इन्फॉर्मेशन लेके। और इस इन्फॉर्मेशन के लिहाज से कौन सी प्रोटीन बननी है ये इस पे बनती जा रही है और ये प्रोटीन जो है ये बड़ी होती जा रही है। और बाद में ये यूनिट्स जो है दोबारा से अलग हो गए हैं। ये बताया गया है कि किस तरह से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रही है राइबोसोम्स के साथ। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एमआरएनए जो है ये एक है, यानी कि एमआरएनए का नंबर जो है वो 1 है। लेकिन जो राइबोसोम्स इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एमआरएनए के ऊपर 1 2 3 4 5 राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें एक एमआरएनए होता है और इसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो ढेर सारे होते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीसोम। और ये भी पॉलीसोम जो है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में ये बनती है। इसका मतलब है कि जो राइबोसोम है ये भी यही पॉलीसोम बनाती है। और राइबोसोम क्या था, राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प देती है। ये तो था राइबोसोम्स के बारे में जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।